12th. Today we are going to discuss about the next topic of the chapter reproductive health. In previous video we already discussed about the reproductive health. That means reproductive health का मीनिंग क्या है कि क्यों हम इन्हें यहाँ पर पढ़ रहे हैं. अगर कोई पर्सन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी तभी होता है जब वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरफ से हेल्दी होना चाहिए. ओके. सो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, जिसके थ्रू वो सारी चीज़ों के बारे में जान सकें जो कि एक चाइल्ड, एक मदर और एक ह्यूमन के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल. जैसे कि हमें पता है कि जो लास्ट सेंचुरी है, यानी कि कुछ सालों से जो हमारा मेडिकल फील्ड है उसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है. यानी कि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ी हैं. जिसका रीज़न क्या हुआ है कि जो रेट है, यानी कि लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इम्प्रूव हुई है. अब ये होता है कि अगर कोई पर्सन बीमार होता है या फिर कोई डिजीज़ है वो आती है तो यस ऑफकोर्स उसके क्योर के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं. आप उसका करंट एग्जांपल अपने आप को रिलेट कर सकते हो, जैसे कि कोरोना वायरस है अभी यहाँ पर. बट अगर हमारे पास आज जो फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल ना होती, जिस तरीके से पहले चीज़ें थी अगर वैसे ही हैं, बिल्कुल डेवलपमेंट ना हुआ होता तो शायद हमें इस डिसीज़ के बारे में पता भी नहीं चलता कि ये क्या है, कैसे होती है, कैसे हम इससे बच सकते हैं. एंड ऑल्सो अगर हम इंडिया की बात करें, जो डेथ रेट है अभी भी वो कम है और जो लोग बच रहे हैं यानी ठीक हो रहे हैं वो उनका जो रेट है वो ज़्यादा है. ये क्यों है? बिकॉज हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं और अगर हम उनको अप्लाई कर पा रहे हैं अभी, तो तभी हम उन जो पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना हो जाता है उन्हें हम क्या करते हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं, उन्हें वो सारी चीज़ें दे जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो सके. तो ये भी चीज़ें कैसे पता चली कि क्या वायरस है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे बच सकते हैं, क्या इम्यूनिटी है, क्या हमें इम्यूनिटी इंक्रीज़ कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली है? मैथमेटिकल फील्ड पता चली है. एंड ऑफ कोर्स कुछ ही महीनों में या फिर कुछ टाइम में हम वैक्सीन भी इसकी सर्च कर लेंगे, राइट? बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं. तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो पाई हैं? बाय द हेल्थ फैसिलिटीज़. अब आपको दिखाई पता चल ही रहा है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं जिससे कि कंडीशंस बहुत अच्छी हुई हैं और जो लाइफ है उसको सेव बहुत ईजिली किया जा सकता है. बट इसका एक सेकेंड रीज़न भी है, एक दूसरा फेज़ भी है, बिकॉज हर एक सिक्के का दूसरा पहलू होता है. अगर इसका हम दूसरा साइड देखना चाहें तो वो साइड वो है कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन में एक बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है इन अ पॉपुलेशन, एक्सप्लोजिव इन प्लांट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में जितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है बिकॉज सब लोग सर्वाइव कर जा रहे हैं. अगर कोई पेशेंट है, आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर है, अगर वो बीमार पड़ता भी है तो हम क्विकली उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड वो ठीक हो जाते हैं. ऐसा होना भी चाहिए कि सबके फैमिली मेम्बर्स है सब अच्छे से रहे, वो प्रॉब्लम नहीं बेटा. बट इनकी वजह से होता है क्या है, जो लाइफ है यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. अराउंड 2 मिलियंस पॉपुलेशन थी कब इन बिलियन, सॉरी 2 बिलियन पॉपुलेशन थी इन 1990. अब वो जाकर 6 बिलियंस के पास पहुंच गई है. वो भी 2000 का भी यहाँ पर इन्होंने डेटा दिया हुआ है. हम कहाँ पर हैं? हम 2020 में हैं, 2020. ठीक है, तो हम सोचो इतना आगे आ गए और अभी आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी. इंडिया की भी बात करें कि जब इंडिपेंडेंस मिली थी, यानी जब हम आज़ाद हुए थे 1947, तब 350 मिलियन अराउंड लोग थे. बट 2000 में जो कैलकुलेशन हुई थी इसके अकॉर्डिंग 1 बिलियन लोग हो चुके हैं. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि 2020 में हैं हम अभी और वहाँ पर और ज़्यादा अप्रॉक्स 1.5 बिलियन लोग अब यहाँ पर हो चुके हैं. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है. एंड ऑल्सो जो डेथ रेट है, यानी कि जो डेथ रेट है या फिर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी, इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी कि जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ एंड बिकॉज जब प्रेगनेंसी है, डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम डेथ हो जाती है कभी कभी. और इन्फेंट यानी कि जो न्यू बेबी जनरेट हुआ है, डेवलप हुआ है, वो उसकी भी डेथ चांसेस पहले बहुत ज़्यादा होते थे. बट बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से अब जो वो चांसेस हैं बहुत कम हो गए, वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गए. एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज है वो ज़्यादा बढ़ गई है. बिकॉज अब डेथ रेट है ही नहीं, लोग बहुत रेयरली मर रहे हैं. एंड जो हेल्थ रेट है, यानी कि जो
इम्प्रूवमेंट है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव एज है वो ज़्यादा हो जाती है। सो जिसकी वजह से जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, सो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट सम प्रोग्राम्स जिसमें चाइल्ड केयर के बारे में लोगों को बताया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर। उसमें होता क्या है कि कैसे हम बताते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को कि किन किन टेक्निक्स के थ्रू एक चाइल्ड और एक मदर की क्या करी जा सकती है, केयर करी जा सकती है ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी पीरियड। बट इसकी वजह से होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, बहुत पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, एंड इन सारे प्रोग्राम्स को चलाने के बावजूद कोई ऐसा मार्जिनल चेंजेस नहीं आया है जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ कुछ कम हुई हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब पॉपुलेशन पहले भी ज़्यादा थी एंड ये सारे प्रोग्राम्स को प्रोसीड कराने के बाद भी अभी भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ही है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड स्टिल यहाँ पे यही बोला जाता है कि जो 33 ईयर्स है, मतलब अब ईयर्स में जो पॉपुलेशन अभी है उसकी जस्ट डबल पॉपुलेशन हो जाएगी। सो अराउंड 1.5 मिलियन बिलियन हम अभी हैं, उसके बाद वो और ज़्यादा हो जाएंगी। इससे बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, इससे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, इन सब के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन सबको इन द शॉर्ट, कि हमें खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए जो चीज़ें हैं अभी हमारे पास जिसमें गवर्नमेंट कर रही है वर्क, जिस पे गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, वर्क करती है। सो जिसकी वजह से कोशिश की जाती है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसको रोका जा सके। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे मेथड्स गवर्नमेंट करती है, अदर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसके थ्रू ये पॉपुलेशन ग्रोथ है उसे रोका जा सके। सो उसी को इन्हीं प्रोग्राम्स में और इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान देते हुए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है एंड इनके एडवर्टाइज दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है मीडिया में, न्यूज़पेपर में, पोस्टर्स में, जिसके थ्रू क्या होता है हम उनके बारे में पता कर सकें। एंड ऑल्सो आपने बहुत टाइम ये स्लोगन्स पढ़ा होगा, वी टू अवर टू। सो जिसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा यूथ है, बिकॉज उसमें अवेयरनेस लाई जाए एंड ऑल्सो सम यंगस्टर्स एंड जो अर्बन पीपल है, यानी कि जो कहाँ रहते हैं, सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, एंड ऑल्सो वर्किंग वुमेंस और वर्किंग मैन, ऐसा घर जहाँ पे मैन वुमेन दोनों वर्किंग है, तो वो एक नॉर्म एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ वन चाइल्ड नॉर्म। दैट मीन्स जो उनका चाइल्ड होगा वो वन होगा, एक से ज़्यादा चाइल्ड वो नहीं करेंगे। ये भी चीज़ें क्या होती हैं, हेल्प करती हैं जो पॉपुलेशन है उसको डिक्रीज़ करने में। ऑल्सो जो फीमेल का एज डिसाइड कर दिया है वो है 18 ईयर्स, और जो मेल के लिए एज होता है वो 21 ईयर्स, यानी इस ईयर के पहले किसी भी मेल और फीमेल की शादी नहीं करवाई जा सकती, इसके बाद ही शादी करवानी चाहिए, ताकि जो कपल है जो अपनी फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से समझ सके कि कंडीशंस क्या हैं, उसके घर में क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उसे टैकल करनी पड़ सकती हैं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान कर कर ही वो अपने लाइफ की आगे की जो फैमिली की प्रोसेस है उनके बारे में सोच सकते हैं। सो इसके लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं एंड ऑल्सो जिसकी वजह से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको क्या कर कंट्रोल किया जा सकता है। सो द आइडिया ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, सो पहला तो ये है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो इट शुड बी फ्रेंडली। फ्रेंडली इन द सेंस बिकॉज ऐसी नहीं होनी चाहिए बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स कि जिसे हम यूज़ करें और हमें पता ही ना चले कि वो किस तरीके से क्या यूज़ करनी, राइट। सो ईजी टू वे होनी चाहिए, ईजी अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल है, एंड ऑल्सो कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, बिकॉज दे आर बहुत सेंसिटिव एरियाज़ है। सो दैट्स वाई हमें कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए जिसकी वजह से बिग इशू हो जाए लाइफ के में हमारे, तो वो सब ना हो जिस वजह से साइड इफ़ेक्टिव भी नहीं होना चाहिए उसके। और ऑल्सो जो हमारा जो सेक्स है, यानी कि जब इंटरकोर्स प्रोसेसेस हो रही होती है देन उनमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कॉन्ट्रासेप्टिव थिंग्स बनाए जाते हैं। सो बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मौजूद हैं, जैसे कि कुछ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, जैसे कुछ बैरियर, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो ये सारी हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, एक एक करके आपको इनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सम नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड इज़ दैट जो प्रिंसिपल, नेचुरल मेथड एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या है कि ओवम और जो स्पर्म है इनकी मीटिंग ही ना हो पाए, इनको फर्टाइल, अगर ये मीटिंग नहीं होगी इन द सेंस यानी स्पर्म एंड ओवन आपस में फ्यूज ही नहीं होंगे, तो जो प्रेगनेंसी है या जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो हो ही नहीं पाएगी। सो इसको रोकने के लिए एक पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड पीरियडिक अब्स्टेंस बोला जाता है जिसको, जिसमें क्या करना होता है, बिकॉज
एट दैट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है, जब स्टार्ट होती है, तो जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है, आपने पीछे मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ा है कि किस तरीके से क्या होती है। तो जब फर्स्ट डे से साइकिल स्टार्ट होती है, वहाँ से लेके 28th डे तक पूरी साइकिल होती है, जिसमें जब आपने ये भी देखा कि जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो 14th डे पर, यानी कि जो हाफ है उस पर ऑफकोर्स हो जाता है ओव्यूलेशन। सो उस ओव्यूलेशन को मोस्टली हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक टाइम 10 to 17 डेज, यानी कि अगर आपका पीरियड जिस दिन स्टार्ट हुआ है उस दिन से 10 से, उस दिन से जो नेक्स्ट 10 दिन होगा, अगला तो 10वां दिन पड़ेगा, और वहाँ से 17 तक ये दिन हमें क्या करना है, प्रॉपरली अवॉइड करने होते हैं। बिकॉज यही एक ऐसा पीरियड है जिसमें ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि वहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस ऑफकोर्स होगी। और अगर ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई और एट दैट टाइम कोई स्पर्म वहाँ पर आ जाता है, सो बहुत ज़्यादा वहाँ पर चांसेस होते हैं, इट्स हाई ड्यूरेशन दिस पीरियड, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने की। सो ये सिर्फ गर्ल्स डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डे कैसे होगा। सो जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी हुई है, उसके 10 to 7, उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस दिन है उस दिन से आप काउंट करो, और 10th दिन जिस दिन होता है वो वहाँ से लेकर 7 डेज मोर, वहाँ उस दिन तक जो पीरियड है, वो जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बिकॉज इट एट दिस पीरियड, ये जो पीरियड है इसे फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। इफ़ एनीवन वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, अगर किसी लेडी को प्रेग्नेंट होना है तो वो इस टाइम ही क्या करे, और इंटरकोर्स प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर अवॉइड करना है तो ऑफकोर्स इस टाइम ऑफ पीरियड में अवॉइड करना चाहिए। सो ये एक मेथड था, नेचुरल मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड यहाँ पे बताया, दैट इज़ विड्रॉयल और कॉर्टियस इंट्रैक्टुएट्स, मतलब वो विड्रॉ मतलब निकालना है ना। सो जब भी होता क्या है कि अगर जब इंटरकोर्स प्रोसेस चल रही है, यानी सेक्स प्रोसेस है, देन एट दैट टाइम बिकॉज जो मेल पार्टनर होता है, ही विल विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना। बिकॉज जो मेल्स होते हैं बेटा, उन्हें जो एजिकुलेशन की प्रोसेस है वो उन्हें पहले से फील हो जाती है, यानी कि जो सीमेन निकलने वाला होता है, सो उन्हें पहले से फील हो जाता है कि सब सीमेन आने वाला है। तो अगर एट दैट टाइम वो जो पेनिस है उसको अगर वजाइना से बाहर निकाल लेते हैं, और स्पर्म का जो सीमेन है प्रॉपर वो अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो आपसे भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक नेचुरल मैथड है। ऑल्सो दैट सम लैक्टिनेशन अमोनिया भी ऑल्सो अ मैथड, जिसमें लैक्टिनेशन हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, जिसमें प्रोडक्शन होता है मिल्क का इन मदर बॉडी। सो एट दैट टाइम बिकॉज जब बेबी पैदा होता है, यानी पास्चुरेशन की प्रोसेस हुई है, डिलीवरी होती है बेबी की, तो उसके 6 मंथ तक बेबी को फीड किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। एट दैट टाइम जो ओव्यूलेशन है, यानी ओवा बनना की जो प्रोसेस हो रही होती है, वो बिल्कुल इस टाइम तक नहीं होती, ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती, और ऑल्सो जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इस टाइम नहीं हो रही होती, साइकिल नहीं हो रही है, और बिकॉज ओवुलेशन भी नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स ओवम भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब तक एक मदर बेबी को फीड करवा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, तब तक सॉरी जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी कम होते हैं किस चीज़ के, बिकॉज एग ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एग नहीं फॉर्म होगा, तो उस टाइम पर जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। बट ये जो पीरियड है वो मैक्सिमम 6 मंथ का पीरियड होता है, जब भी डिलीवरी हुई है बेबी की, उसके बाद के जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं उन्हीं तक ये टेक्निक अप्लाई करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो, और इन सब जो अभी हमने आपको मेडिसिन बताए, इसमें जो है बेटा कोई मेडिसिन यूज़ नहीं हो रहे, राइट, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं हो रही है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट के चांस तो बिल्कुल यहाँ पर निल होती है। बट हाँ, इनके फेलियर की चांस बहुत ज़्यादा होता है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती हैं, बिकॉज जो टेक्निक्स है वो प्रॉपर सेफ़ नहीं होती, 50-50 चांस होता है यहाँ पर। बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं नेचुरल मेथड जिनके थ्रू अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, बैरियर मेथड में क्या होता है, स्पर्म और ओवम को फ्यूज़ करने से पहले एक बैरियर वहाँ पर यूज़ कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म और ओवम क्या हो सके, फ्यूज़ ना हो सके। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, जैसे कि कॉन्डम्स दोनों के लिए होते हैं, मेल एंड फीमेल्स के। ये एक थिन रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड जो कि कहाँ पर यूज़ होता है, जो मेल की पेनिस को कवर करता है, एंड ऑल्सो इन द फीमेल्स वजाइना और सर्विक्स को प्रॉपर कवर कर लेता है, जिससे क्या होगा कि जब भी
क्वाइटस हो रहा है बिकॉज जब सेक्स की प्रोसेस हो रही होती है, तो उसमें अगर इजैकुलेटेड सीमेन है, जब भी सीमेन इजैकुलेट होगा तो फीमेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यानी कि वजाइना, सर्वेक्स एंड देन यूट्रस, उसको क्रॉस करता हुआ आगे नहीं जा पाएगा बिकॉज वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक कॉन्ट्रासेप्टिव पहले से ही मौजूद है. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस फिगर, दिस इज कॉन्डोम फॉर मेल एंड दिस कॉन्डोम फॉर फीमेल्स, जिसको यूज़ करके वो जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं. ऑल्सो कुछ पॉपुलर ब्रांड भी हैं जो कॉन्डम्स फॉर मेल्स के लिए क्या होते हैं, फेमस है. ऑल्सो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, सॉरी, कुछ जो यूज़ करना है कॉन्डम, उससे कुछ चीज़ें बेनिफिशियल भी हो जाती हैं, जैसे कुछ ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं और लाइक एड्स एंड सम अदर, जिनकी वजह जो सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, बट बिकॉज ऑफ दिस जो ये डिजीजेस हैं वो भी काफ़ी हद तक रुक जाती है, मेल टू फीमेल बॉडी में बिल्कुल भी नहीं जाती. अनदर सॉरी प्रॉफिट या क्या कह सकते हैं इसका, वो है कि जो ये डिस्पोजेबल होते हैं, जो मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं, दे आर डिस्पोजेबल इन नेचर, वो इजीली डिस्पोज हो जाते हैं एंड बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, आपको खुद से उन्हें करना होता है. सो बिकॉज किसी डॉक्टर एंड ऑल इन सब की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. ऑल्सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स जैसे कि डायफ्रामस, सीरियस, कप्स, वॉल्स. ऑल्सो यहाँ पे कुछ बैरियर्स हैं जो रबर की तरह होते हैं एंड जो कि फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंजेक्ट करवाए जाते हैं, जिनके थ्रू जो फीमेल बॉडी की जो ट्रैक है, पूरा सर्विक्स ट्रैक होता है, उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर लेता है, जिससे जो स्पर्म है वो ब्लॉक हो जाएंगे, अंदर की तरफ आ ही नहीं पाएंगे. एंड ऑल्सो जब सर्विक्स के अंदर वो पहुंचेंगे ही नहीं तो जो इंथिमस रीजन है वो वहाँ पर भी नहीं पहुंच पाएंगे. सो वहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी. ठीक है, ये रीयूजेबल भी होते हैं, दोबारा यूज़ भी किए जा सकते हैं. ऑल्सो कुछ स्पर्मिडिसल क्रीम्स भी आती हैं, जेलीस भी आती हैं, फोम्स आते हैं, जिनका भी यूज़ करके वो भी एज अ बैरियर की तरह यूज़ होता है, ताकि जो स्पर्म है वो उस सर्विक्स ट्रैक को पार करके आगे की तरफ ना आ पाए. ठीक है, तो ये जितने भी मेथड्स अभी हमने आपको बताए, दीज आर द बैरियर मेथड्स. ओके, नेक्स्ट अनदर टेक्निक्स जो कि आजकल यूज़ हो रही है या फिर की जा रही हैं फॉर दिस, फॉर प्रोवाइडिंग, फॉर रोकने के लिए जो अनवांटेड डिसीजेज होती है, सॉरी अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे कि कुछ एक पॉपुलर मेथड जैसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ऐसी कुछ डिवाइसेस होती हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराई दी जाती है, वो बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स ही करवाए जाते हैं या फिर किसी नर्स, एक्सपर्ट नर्स के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करा दिए जाते हैं. जिससे होता क्या है, जिससे जब भी प्रेगनेंसी जब भी इंटरकोर्स हो रहा है यानी कि सेक्स की प्रोसेस हो रही होती है, तो जब वहाँ से स्पर्म पहुँचते हैं तो वो उस स्पर्म को क्या करते हैं, नलीफाई कर देते हैं, उनके वर्क को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 एंड सम हार्मोनल रिलीजिंग जैसे, और ऑल्सो जैसे प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, दीज आर द आईयूडीजीज जो कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, फीमेल्स बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं ना यूट्रस. जिससे होता है क्या बेटा, जो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिससे जो स्पर्म है उनकी मोटालिटी, स्पर्म आगे की तरफ क्यों बढ़ पाते हैं, बिकॉज वो दे आर मोटाइल इन नेचर, एंड मोटाइल होने की वजह से वो फीमेल बॉडी में अंदर की तरफ बढ़ते रहते हैं बिकॉज. लेकिन अगर उनकी मोटालिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा तो वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, और ऑल्सो जो फर्टिलाइजेशन है वो भी वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सॉरी. ओके, सो ऑल्सो ये जो आईयूडीज हैं, दे ऑल्सो रिलीज सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, जिससे जो यूट्रस है बेटा वो अनसूटेबल हो जाता है फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स फॉर द होस्ट लाइन द स्पर्म. मतलब जो भी ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिससे जो यूट्रस है इन अ फीमेल बॉडी वो अनमेच्योर हो जाता है, अनसूटेबल होता है. अगर इम्प्लांटेशन नहीं होना होगा, यानी कि जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस में, फीमेल बॉडी में इम्प्लांट नहीं हुआ, तो वो ग्रोथ भी उसके अंदर नहीं हो पाएगी. एंड ऑल्सो जो सर्विक्स है वो अगर स्पर्म को अंदर आने ही नहीं देगा, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो फ्यूज़ है, फर्टिलाइजेशन है, वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाता है. ठीक है, जो ये आईयूडीज मेथड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं फॉर द
फीमेल्स, जिससे वो प्रेगनेंसी को डिले कर सकती हैं। ऑल्सो चाइल्ड्स के बीच में डिफरेंसेस रख सकते हैं, गैप रख सकते हैं कुछ सालों का, जिसकी जो भी बहुत अच्छे मेथड है जो कि मोस्टली इंडिया में एक्सेप्ट किए गए हैं। ऑल्सो सम ओरल कॉन्ट्रासेप्ट्स मौजूद होते हैं, जिसमें होता है क्या बेटा, आइदर द प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं वहाँ पर, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और फिर इस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों ही केमिकल्स हैं वो जो यूज़ किए जाते हैं बाय द फीमेल्स, जिसमें टैबलेट्स के फॉर्म में होता है, जिसे डेली एक टैबलेट फीमेल्स को खानी होती है, जिसे हम पिल्स भी कहते हैं। ये पिल्स डेली लेनी होती है 21 दिनों तक। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो रही हो, उसमें जो स्टार्टिंग के 5th डे है, तो 5th डेज जो होता है उसका, उससे ये पिल्स खानी स्टार्ट करनी चाहिए। और वो पिल्स सिर्फ 21 डेज तक रेगुलर खानी चाहिए। और फिर जैसे ही आप का आफ्टर दिस 20, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 1 तारीख से क्या हुआ है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई है, सो 1 to ये इस दिन से इसके जो 5th डेज है, वहाँ से अगर हमने पिल्स खानी स्टार्ट की, सो वो खानी है 21 डेज तक। एंड आफ्टर 21 डेज एक 7 डेज का गैप होता है। इन 7 डेज में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो उस दौरान हो रही होगी, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस उस दौरान हो रही होती है, तो उस दौरान आपको पिल्स नहीं खानी। और जैसे ही प्रोसेस खत्म होती है तो अगेन वो 21 डेज तक आपको पिल्स खाने हैं, एंड फिर डेली एक पिल्स आपको वहाँ पर खाने होते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल धीरे धीरे चलती रहती है। सिर्फ जो उसमें पिल्स खाना बंद करना होता है वो एट द मेंस्ट्रुएशन टाइम बंद करना होता है, एंड 21 दिन तक प्रॉपर पिल्स खानी होती हैं। सो ये पैटर्न रिपीट करना होता है हर बार, जिससे क्या होता है कि जब तक फीमेल नहीं डिज़ायर कर रही, जब तक वो खुद कोई बेबी नहीं चाहती, तब तक वो प्रॉपर इस साइकिल को रिपीट कर सकती हैं। सो जिनकी वजह से होता क्या है, इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ करने से जो ओव्यूलेशन है वो बंद हो जाता है, और ऑल्सो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता यहाँ पर। अगर मान लो ओव्यूलेशन हो भी गया, यानी ओवम बाहर आ भी जाता है, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, और इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ऑफकोर्स आगे जो बेबी बनना है, प्रेगनेंसी की प्रोसेस है, वो भी नहीं हो पाती है। ऑल्सो ये जो वर्क है, क्वालिटी है ऑफ द सर्विक्स को, उससे भी थोड़ा सा कम कर देती है। एंड ऑल्सो जो एंट्री ऑफ स्पर्म है उसको भी रोक देती है, जिसकी वजह से कोई चांस नहीं होते कि जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो जाए। एंड ऑल्सो बहुत लेट्स साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। एंड बहुत ईजी मेथड है, सिर्फ जस्ट एक पिल होती है जिसे खाना होता है। एंड ऑल्सो कुछ अदर इस एग्जाम्पल, जैसे सहेली इज एग्जाम्पल ऑफ अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं होते। सो कुछ अब बिकॉज जैसे जैसे हमारा साइंस ग्रो कर रहा है, तो वैसे वैसे पिल्स भी ग्रो करते जा रहे हैं, कुछ अच्छी पिल्स बनाई जाती हैं, जिसमें आपको ये जो सहेली पिल्स है वो जस्ट 1 वीक में एक बार खानी होती है, एंड कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। जैसे भी आपने वो देखा कि सप्ताह में 21 दिन, मतलब हर मंथ डे खानी होती थी, बट अब ऐसी पिल्स भी आ गई जिन्हें 1 वीक आपको लेना होता है, किसी वीक में किसी एक दिन, एंड नेक्स्ट वीक में एक दिन, जिससे क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी है फ्यूज़ होने की, वो बहुत कम हो जाती है। ऑल्सो सम एक और तरीका है जिसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन या फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोन को यूज़ कर फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है या इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर ये फीमेल बॉडी है और इसमें बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन उसमें ये इंजेक्शन इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, जिससे होता क्या है कि जब भी ये बॉडी के अंदर जाएंगे, सो वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन जो कि उसमें है, या फिर एस्ट्रोन प्रोजेस्टेरॉन दोनों फीमेल बॉडी में जाते हैं, और वो ब्लड सेल से जाकर मिलते हैं। तो जब वो ब्लड सेल से मिलते हैं तो पूरी बॉडी में ये दोनों ही हार्मोन्स क्या करते हैं, बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो पिल्स काम कर रही थी वहाँ पर, वही काम यहाँ पर भी होने लगता है। जो प्रेगनेंसी है एंड जो इम्प्लांटेशन है, वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाती। एंड जो ये मेथड है वो ज़्यादा टाइम तक क्या होता है, अप्रूवेबल है, बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता भी है। एंड ऑल्सो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि व्हेनेवर कुछ ऐसी सिचुएशंस है, जैसे कि यहाँ पर रेप के बारे में बताया गया है, या फिर सम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो चुका है, बिकॉज बेटा रेप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट दिस थिंग। एक ये ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी से हट जानी चाहिए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। सो लीव अ पार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, एंड बिकॉज एट दैट टाइम अगर उसकी वजह से प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी, तो वो ऑफकोर्स वो उस गर्ल को के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम हो सकती है। एंड
सी सम चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो। सो अगर इस तरह ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो मेनली क्या करना चाहिए, जो गर्ल या फिर जो लेडी है उसे प्रोजेस्टेरॉन का या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोन का कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन इंजर्ट कर दिया जाता है। एंड ऑल्सो कुछ आईयूडीज अगर उनमें लगा दी जाए सो उसकी वजह से क्या होगा, जो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह ये यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। सो दीज आर समथिंग, बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपने पढ़ा जो कि यूज़ किए जा सकते हैं फॉर अवॉइडिंग द प्रेगनेंसी। ऑल्सो सम सर्जिकल मैथड जिसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, स्टरलाइल कर दी जाती है बॉडी, यानी कि जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको ही प्रॉपर रोक दिया जाएगा। यानी कैसे कि ऐसे करेंगे। सो इसमें होगा क्या, अगर हम स्टरलाइजेशन कर देंगे, स्टरलाइजेशन में होगा कि फीमेल बॉडी और मेल एंड फीमेल का क्या होता है, छोटा सा ऑपरेशन कर दिया जाता है। एक थोड़ी सी सर्जिकल इन्वेंशंस है जिसमें क्या करते हैं, मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी की, जैसे आपको ये एग्जांपल फिगर दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें आपको देखा ये वासा डिफरेंशिया इनको कट कर दिया गया, एंड यहाँ पे जो फॉलियन ट्यूब होती है इसे कट कर दी जाती है, एंड कट करने के बाद फिर उसको टाई कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर स्पर्म निकलेंगे भी फ्रॉम द टेस्टिस, अगर स्पर्म निकलते भी हैं, बनते भी हैं वहाँ पर, तो वो आगे की तरफ प्रोसीड नहीं हो पाएंगे। ओके, सो अगर स्पर्म यहाँ पे बनेंगे भी तो जब आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो वास्ट डिफरेंशिया तो कटी हुई है बिल्कुल तरीके से, तो आगे वो यहाँ पर नहीं जा पाएंगे और यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। और वही फीमेल बॉडी में अगर होता है तो फीमेल बॉडी में बिकॉज यहाँ पे जो फॉलोपियन ट्यूब है इसे कट कर दिया गया है, तो जब भी एग यहाँ पर बनेंगे और एग बनकर ये प्रॉपर यहाँ इंथमस इंजेक्शन तक आएंगे, जंक्शन तक वो पहुँचेंगे तो वहाँ जंक्शन के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ना अगर ओवरी ही नहीं आएगी और स्पर्म आ भी जाता है यहाँ तक बट ओवा वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। सो ये प्रोसेसेस कर दी जाती हैं फीमेल में। इस प्रोसेस को वेस्टोनॉमी कहते हैं, वेस्टोमी कहते हैं, और फिर में ट्यूबटॉमी इसको कहा जाता है। ऑल्सो ये यहाँ पर यही बताया गया है अबाउट दैट कि इन फीमेल्स ट्यूबोटॉमी की जाती है, जिसमें एंड इन मेल्स में वेक्सटॉमी कहा जाता है। एक स्मॉल पार्ट होता है वासा डिफरेंशिया को जिसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड छोटा सा एक ऑपरेशन के थ्रू स्क्रोटम में एक छोटे से ऑपरेशन के थ्रू वो वॉल को कट करके, ट्यूब को कट करके, वासा डिफरेंशिया को कट करके वापस उन्हें जोड़ दिया जाता है। एंटेक्टोमी में फॉलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, उनको टाई कर दिया जाता है फ्रॉम द एब्डोमिनल रीजन थ्रू द वर्जाइना। सो ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है, बट रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। दैट मीन्स कि ये टेक्निक बहुत अच्छी तो है कि एक बार अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो ऑल ऑफ कोर्स कोई चांसेस नहीं रहेंगे प्रेग्नेंट होने के, प्रेगनेंसी के, बट वापस अगर आप रिवर्स करना चाहो कि वापस से अगर आप वही चीज़ें लाना चाहते हैं यानी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। बिकॉज सी आप खुद देख सकते हो बेटा कि जो ट्यूब है उसे कट कर दिया गया, सो कट करना इट्स वेरी इजी, लेकिन वापस जोड़ देना बहुत ईजी नहीं है, तो जिसकी वजह से दोबारा अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो इसी वजह से कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन से मेथड आपके लिए ज़रूरी हैं एट दैट टाइम, तो ये सब चीज़ें खुद से ना डिसाइड करके आपको ऑलवेज अपने डॉक्टर से या किसी मेडिसिनल प्रोफेशनल्स वाले इंसान से आपको पूछना चाहिए, जिसका प्रोफेशन मेडिकल फील्ड हो, उनसे पूछना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, तब आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। वन मोर थिंग, जो कॉन्ट्रासेप्टिव थिंग्स है वो रेगुलर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑलवेज़ आपको लेनी होती है, ऑलवेज़ आपको आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम तक आपको उसको लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो नेचुरल फिनोमिनन है, बिकॉज नेचुरल फिनोमिनन तो यही है कि स्पर्म आएंगे एंड देन उनसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी एंड देन प्रेगनेंसी होगी एंड ऑल चीज़ें, बट बिकॉज जो चीज़ें हैं, प्रेगनेंसी को डिले करना या फिर प्रेगनेंसी के बीच में गैप करना, ये ज़रूरी इसलिए है ये क्योंकि बेटा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड नाउअडेज जो डेज़ हैं, जो दिन है, उस टाइम अगर घर में बच्चे कम होते हैं या फिर एक बेबी है, दो बेबी है, तो हम उनको लिए वो सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं। बट वहीं अगर बेबी ज़्यादा हैं और तो फिर हर एक एक बेबी के लिए भी प्रॉपर चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगी। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने पर्सनल रीजंस का ध्यान रख कर ही ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए।
और ऑल्सो यहाँ पे बताया गया कि नो डाउट जो भी टेक्निक्स अभी हमने आपको बताई, इसकी वजह से पॉपुलेशन में थोड़ा कंट्रोल में थोड़ी सी रोक हुई है, यानी कि जो ग्रोथ हो रही थी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ थी, अब उसमें कुछ कमी आई है। बट फिर भी अभी प्रॉपर तरीके से वो कमी नहीं हो पाई है, लेकिन अभी भी बहुत कमी आई है, जिसकी वजह से ग्रोथ को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। बट हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बिकॉज कुछ नोजिया जैसा लगता है आपको, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल रीजन में बहुत पेन होगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। और यहाँ नहीं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। सो ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये सब ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से हो, बट कोशिश जितनी करनी चाहिए कि नेचुरल मेथड्स को आप प्रेफर करो, या फिर बहुत डॉक्टर को एडवाइस करके ही चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज उसके जो परिणाम है वो भी थोड़े से इरेगुलर, मतलब अच्छे नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है उनके बाद। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उनकी वजह से ही होते हैं, बट हाँ, कुछ रीज़न इसका भी होता है। सो बहुत सिग्निफिकेंट रीज़न तो हमें नहीं मिलते, अक्सर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है, बट हाँ, कुछ जगह हमें मिलती हैं ये सारी चीज़ें, जैसे एब्डोमिनल पेन एंड इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो हम इसे टोटली अवॉइड भी नहीं कर सकते कि क्या क्या उनसे प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो जिसकी वजह से आप जब भी इसे यूज़ करो तो ऑफकोर्स यू नीड अ डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन यूज़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आज इस वीडियो में इतना ही बताते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द MTP। थैंक यू क्लास।